प्यारे मित्रों, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं बाहरी खतरे में सैनिक खतरे। तो दो राष्ट्रों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान और चीन के बारे में। अगला जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है वो है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश जो है ये भी पहले पाकिस्तान का एक भाग हुआ करता था, क्योंकि आज़ादी के समय पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान दो भागों में था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान मुख्य पाकिस्तान है, जो पहले भी था मुख्य, आज भी मुख्य है। और पूर्वी पाकिस्तान जो है ये बांग्लादेश के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई आई, या यूं कह सकते हैं कि 1971 का युद्ध जो है इसी बांग्लादेश के कारण हुआ भी है। ठीक है, बांग्लादेश के में हो रहे नरसंहार, हत्याएं, बलात्कार, वहां के निवासियों को बचाने के लिए, वहां के निवासियों को इन अत्याचारों से बचाते हुए ये 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध थोप दिया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में और फिर जान लेते हैं इससे उत्पन्न खतरे के बारे में। चलिए, भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान का एक भाग रहा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम के जाना जाता है, और प्रारंभिक नाम इसका पूर्वी पाकिस्तान था। सत्ता उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में ही रहती थी। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1971 को इसको मान्यता मिली है। भारत ने मान्यता पहले दे दिया था। भौगोलिक दृष्टि से लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ और चौथी तरफ से बंगाल की खाड़ी से या समुद्री सीमा है इसकी। एक छोटे भारत के जैसा ही इसका आकार है। पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभावपूर्ण होने के कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ और जन्म के समय सत्ता शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में आई। इस समय तक दोनों देशों के संबंध अच्छे बने रहे। मित्रों, अगर बांग्लादेश के बारे में अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं, हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में हमने अच्छी तरह समझाया था उसमें कि किस तरह दोनों का बंटवारा हुआ। हालांकि ये चैप्टर उन्हीं के समझ में आएगा जो सेकेंड सेमेस्टर में 1971 का युद्ध पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हमने उसमें बताया था आपको कि दोनों के बीच में क्या क्या समस्याएं थी। भारत पाकिस्तान का 71 का युद्ध क्यों हुआ, 71 के युद्ध के कारण क्या थे, बांग्लादेश के जन्म के कारण क्या थे, ये चीज हमने आपको उसमें विस्तार से बताया है। ठीक है, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं इस समय कि ये जो 71 का युद्ध था, ये भारत और पाकिस्तान के राज्यों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो दो भागों में था, इनके बीच में व्यक्तिगत भेदभाव का परिणाम था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कभी घर में अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो अंत में वो यही कहता है कि हमको अलग कर दीजिए। यही स्थिति ये बांग्लादेश के साथ भी थी। पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में सत्ता थी और ये पूर्वी पाकिस्तान को बेवकूफ समझते थे। उनके यहाँ का सब खा तो लेते थे लेकिन उनको खिलाते कुछ नहीं थे। वहां की सारी चीजों को सब कुछ जो है हड़प कर जाते थे, लेकिन उन बेचारों को बिल्कुल दयनीय स्थिति में छोड़ दिया था। शोषण ज्यादा हो रहा था। वहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिल देते थे, सरकारी नौकरियों के अयोग्य समझा जाता था, शासन के अयोग्य समझा जाता कि बांग्लादेशी जो पूर्वी पाकिस्तानी जो है ये शासन के योग्य नहीं है। यानी एक प्रकार से हर तरह से घृणित व्यवहार। जब वहां पर विद्रोह हुआ इसको लेकर, अपने मांगों को लेकर, तो इन बदले में इन पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाहों ने पूर्वी पाकिस्तान के निरीह जनता को, ना जाने कितने महिलाओं को, ना जाने कितने पुरुषों को, ना जाने कितने बच्चों को, लगभग लाखों की संख्या में इन्होंने काट कर फेंक दिया। इतना अत्याचार। अब आप समझ सकते हैं, हम लोग उस देश के हैं ना जहां पर जो है रावण के भाई विभीषण को शरण मिली है, तो इसी तरह जो है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस अत्याचार को अपने ही पड़ोस में हो रहे नहीं देख पाई। भाई कुछ भी हो, भारत के ही दोनों बच्चे थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो और एक बच्चे को बुरी तरह मार रहे हैं तो बड़ों का फर्ज तो यही होता है उन दोनों को बचाए। अब बड़ा ज्यादा दुष्ट है तो उसको और दुष्ट कर दे, ऐसा कर दे कि बिल्कुल दोनों अलग हो जाए। तो यही कंडीशन थी उस समय। ठीक है,
तो उस समय जब मार काट मची थी बांग्लादेश के अंदर, सॉरी पूरी पाकिस्तान के अंदर, तो वहां से भाग भाग कर जनता भारत की सीमाओं में भाग रही थी शरणार्थी के रूप में कि हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए, क्योंकि उधर मौत, इधर जो है सीमाएं रेखा। तो भारत की सीमा में आज भी बांग्लादेशी बहुत से शरणार्थी के रूप में अभी भी घुसे हैं, जो कि वापस ही नहीं गए। ठीक है मित्रों, तो यही था दोनों के बीच में। कुछ विवाद थे जो कि आपको उसमें मिलेंगे, यहाँ हम विवादों का जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो चैप्टर लंबा हो जाएगा। तो यूं मान के चलिए कि बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान का ही एक भाग था, पहले का पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, जब तक यहां पर शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे, तब तक दोनों के संबंध बहुत अच्छे बने रहे। 19 मार्च 1972 को दोनों देशों के बीच एक 25 वर्षीय मित्रता एवं सहयोग की संधि हुई। 1977 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। शेख मुजीब रहमान की पुत्री शेख हसीना के शासनकाल में संबंध अच्छे रहे। विपक्षी नेता खालिदा जिया, जो कि भारत की विरोधी रहती हैं। मित्रों, वहां पर बांग्लादेश में आप देखेंगे 2 प्रकार की गवर्नमेंट बनती है। एक मुजीबुर रहमान जो थे, जिनको जो है भारत ने पाकिस्तान की कैद से आजाद कराया, तो उनकी पुत्री जब शासन रहता है शेख हसीना का, तो भारत के संबंध अच्छे रहते हैं। और दूसरी नेता जो खालिदा जिया हैं, इनके हस्बैंड भी उस समय जो है वो क्या बोलते हैं, मुक्ति वाहिनी, जिसका भारत ने सपोर्ट किया था, उनके अध्यक्ष थे। तो इनके ऊपर भी भारत ने बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन शेख हसीना भारत उन एहसानों को मानती हैं जो भारत ने किया है। लेकिन खालिदा जिया, इनके लिए तो बस आसान फरामोशी, पति के ऊपर किया गया कोई भी एहसान ही नहीं मानती। चलिए ठीक है, एक राष्ट्रीयता की बात है। राष्ट्र नेताओं को इस जो है छोटी छोटी बातों में पड़ना भी नहीं चाहिए, उन्हें अपने राष्ट्रहित का भी सिर्फ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, विपक्षी नेता जो है खालिदा जिया, ये भारत विरोधी रहती हैं। शेख हसीना भारत समर्थक रहती है। भारत में अवैध रूप से देशियों की घुसपैठ हो रही है, जैसे कि शरणार्थी के रूप में पहले से भी विद्यमान है, आज भी बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने सीमा को जब कटीले तार से घेरना प्रारंभ किया, तो बांग्लादेश ने इसका विरोध किया, जिसमें कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। रोहिंग्या के समान ही भारत और बांग्लादेश के बीच में चकमा शरणार्थी समस्या भी व्याप्त है, जो भारत बांग्लादेश के बीच व्याप्त है, जो एक प्रकार से विवादों को जन्म देता है। गंगा जल के बंटवारों को लेकर फरक्का जल विवाद दोनों के बीच रहा, कुछ विवाद होते रहे हैं। न्यूमूर द्वीप का विवाद भी बांग्लादेश के साथ रहा। 30 बीघा गलियारा विवाद भी इन्हीं दोनों के बीच रहा। वर्तमान समय में आए दिन सीमा पर गोलीबारी भी होती रहती है। भारत की सबसे बड़ी थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, क्योंकि 3 तरफ से बांग्लादेश भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ है। बांग्लादेश भी मुस्लिम देश होने के कारण कुछ पाक समर्थक कट्टरपंथी राजनेता एवं जनता वहां पर भी मौजूद जरूर होंगे। इसी के कारण विरोध पाले बैठा है। भारत को बांग्लादेश की उत्पत्ति से प्रत्यक्ष लाभ यही है केवल कि पाकिस्तान की शक्ति आधी हो गई। अब बाकी वर्तमान बांग्लादेश भी भारत का कोई एहसान नहीं मानता। केवल इतना ही है कि पाकिस्तान की ताकत आधी हो गई। ठीक है मित्रों, बाकी इधर से वही खतरा है जो ये बांग्लादेशी दे रहे हैं, घुसपैठ के रूप में, गोलाबारी के रूप में, विवाद के रूप में। अगला है नेपाल। नेपाल एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी सीमा भारत से लगभग 1600 किलोमीटर मिलती रहती है। भारत एवं चीन के बीच एक अंतःस्थायी बफर स्टेट की भूमिका निभाता है नेपाल। प्रारंभ से लेकर 2000 तक नेपाल में राजशाही शासन रहा है, और इस काल में भारत के साथ नेपाल के संबंध बहुत अच्छे बने रहे। बीच बीच में संबंधों में उतार चढ़ाव लगा रहा, यानी थोड़ा सा विवाद पैदा होता था, फिर ठीक हो जाता था। वह भी नेपाल में चीनी समर्थन को लेकर, क्योंकि नेपाल की स्थिति जो थी, नेपाल में भी चूंकि चीन और भारत दोनों के बीच में है, तो कुछ चीनी घुसपैठ नेपाल में भी हुई है। नेपाल में भी एक माओवादी वर्ग तैयार हो गया है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में सामने है, तो उसका भी थोड़ा सपोर्ट नेपाल को मिलता है, वही सपोर्ट भारत विरोध के रूप में नेपाल में भी व्याप्त हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ब्रिटिश काल से ही नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती किए जाते थे। प्रारंभ से नेपाल की सुरक्षा भारतीय सेना ही करती रही है। नेपाल कभी कभी पड़ोसियों के बहकावे में आकर भारत विरोध भी करता रहा है। भारत नेपाल के बीच सदा खुली सीमा रही। इस
कोई भी बेरोक टोक इधर उधर जा सकता था। 2001 में राजशाही हत्याकांड में नेपाल नरेश वीरेंद्र और वीर विक्रम शाहदेव की सपरिवार हत्या के बाद राजशाही में स्थायित्व नहीं रहा। बीच बीच में नेपाली सत्ता चीन समर्थित माओवादियों या कम्युनिस्टों के हाथों में आती जाती रही, जिससे भारत नेपाल संबंधों में उतार चढ़ाव भी आते जाते रहे। चीन पहले से ही नेपाल में अपनी जड़ें जमाना चाहता था। उसने नेपाल में अवैध घुसपैठ कर माओवादी आंदोलन को शक्तिशाली बनाया। वर्तमान नेपाल में राजशाही शासन समाप्त हो चुका है, प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है, सत्ता पर माओवादी काबिज हैं। अब खुली सीमा भी खतरे से खाली नहीं है। प्रत्यक्ष नेपाल से भारत को कोई खतरा नहीं है, परंतु नेपाल के रास्ते खुली सीमा से होकर भारत के पड़ोसी शत्रु भारत में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सी घुसपैठें हो भी रही हैं। अभी हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीनी प्रभाव में आकर भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया और भारत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर देखेंगे कि तो प्रत्यक्ष रूप से नेपाल की ओर से कोई खतरा नहीं है, ना तो कभी रहा है। हाँ, भारत नेपाल के बीच में खुली सीमाएं हैं और इन्हीं खुली सीमाओं का प्रयोग कभी चीनी और पाकिस्तानी घुसपैठ करते रहे हैं। भाई, पाकिस्तान सीमा से होकर नेपाल में घुसे और फिर नेपाली सीमा से खाली घुसपैठ हो क्या बोलते हैं, खुली सीमा को फायदा उठाकर भारत में घुसते चले आए। तो उस सीमा से बाकी नेपाल की ओर से कोई भारत को कभी कोई खतरा ना तो पहले रहा ना अभी भी है। कोई खतरा है तो इधर चीनी घुसपैठ से, उधर पाकिस्तानी घुसपैठ से। ठीक है, क्योंकि खुली सीमा हमारे और नेपाल के बीच है। इन घुसपैठी भी तो वही आ जा सकते हैं, पहले नेपाल में घुसे तो फिर भारत में आ जाएंगे। यही प्रत्यक्ष रूप से खतरा है। बाकी समय समय पर उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, उसके बारे में क्या सोचना। अगला है मित्रों म्यांमार। अगला जो भारत का पड़ोसी है म्यांमार, या जिसे काफी दिनों तक वर्मा के नाम से जाना जाता रहा है। ये भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, जो कि भूअस्त्राचिक दृष्टि स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके भारत म्यांमार के बीच सदा मधुर संबंध रहे हैं। चीन सदा म्यांमार पर अपना प्रभुत्व बढ़ाकर भारतीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वर्तमान म्यांमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चीन कभी भी म्यांमार में अपने सैन्य बल एवं अन्य तरीकों का प्रयोग करके उसे अपने प्रभाव में ले सकता है। भारत और म्यांमार की स्थिति यही है कि ना तो भारत को ना ही म्यांमार को एक दूसरे की ओर देखने का समय है। म्यांमार से खतरा तभी उत्पन्न हो सकता है जब वहां पर चीनी गतिविधियां अधिक सक्रिय हो जाएं और चीन उस ओर से भारत में घुसपैठ का मार्ग बना ले। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले से ही चीनी गतिविधियों से अशांत बना हुआ है। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से म्यांमार से भारत को कोई खतरा नहीं है, न ही म्यांमार ऐसा कोई खतरा मानता है। लेकिन हाँ, ये खतरा जो है चीन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है कभी भी। तो मित्रों, हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह जो है म्यांमार की ओर से कोई प्रत्यक्ष खतरा ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। खतरा तभी होगा जब हमारे दुश्मन म्यांमार में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अगला है श्रीलंका। श्रीलंका की ओर से, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। श्रीलंका से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, बल्कि यूं कहा जाए कि श्रीलंका की दोस्ती राम और रावण तक ही सीमित थी। ठीक है, लेकिन बाद में विभीषण के सत्ता प्राप्त होने के बाद दोस्ती भी हो गई थी। ठीक है, भारत श्रीलंका का विवाद का कारण वर्तमान समय में जो है वो है तमिल और सिंघली संघर्ष का होना। मित्रों, ये भी तमिल और सिंघली संघर्ष अंग्रेजों की देन है। ठीक है, बहुत से तमिलों को ले जाकर चीन में बसा दिए थे ये अंग्रेज, और वही आज जो है उनके विवाद का कारण है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों का विवाद सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा ही पैदा किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के तमिलों को श्रीलंका में अंग्रेजों ने बसाया और भारत के बाद श्रीलंका भी आजाद हुआ। श्रीलंका की आजादी में 74% सिंघली एवं लगभग 18% तमिल एवं 8% अन्य जातियां हैं आबादी में। मित्रों, श्रीलंका की आबादी में जनता जो है, तमिल सिंघली विवाद, नागरिकता के प्रश्न पर तमिलों के साथ श्रीलंका सरकार की भेदभावपूर्ण नीति, ये सब चीजें विवाद के कारण है। यही विवाद तमिल संगठन लिट्टे एवं सिंघली संगठन पैरामुना के बीच खूनी विवाद, खूनी संघर्ष में तब्दील भी हो चुका क्या है मित्रों, अब लगभग समाप्त हो गया है। बहुत दिनों तक लिट्टे एक प्रकार से आतंकवादी संगठन के रूप में व्याप्त रहा, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आतंकवादी के रूप में व्याप्त रहा। ठीक है, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी को दर्जा भी दे दिया है।
तो काफी समय तक दोनों के बीच में ये खूनी संघर्ष चलता रहा। वर्तमान समय में काफी हद तक थमा हुआ है। नेहरू जी मानते हैं कि जो देश जिस देश में है वही उसका देश है, ऐसा माना जाए, लेकिन श्रीलंका को शायद समझा पाते तो विवाद ही समाप्त हो जाता। नेहरू कोटले वाला समझौता, श्री गांधी भंडार नायक, शास्त्री भंडार नायक के समझौते, कई समझौते हुए केवल तमिलों के प्रश्न पर, लेकिन कोई हल नहीं निकला। श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के अधिकारों का हनन लगातार होता रहा। 1987 की स्थिति शांति सेना का प्रयास था, जो कि बेहद ही दुखद स्थिति सामने आई। 1991 में 87 में हमारे श्री राजीव गांधी जी ने शांति सेना लेकर सीधे शांति स्थापित करने का प्रयास तो किया, लेकिन स्थिति इस कदर बढ़ गई कि शायद लिट्टे जो था अपने, हम लोग जैसे लगता है ना कि लिट्टे को हमारे राजीव गांधी ने ज़्यादा दबाने का प्रयास किया, इसलिए उसने भी हथियार उठा लिया और उसी युद्ध में भारत को लिट्टे से टकराना पड़ा था, जिसमें लगभग हजारों जो है भारतीय जवान मारे गए थे। 1991 में लिट्टे द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी गई। मित्रों, जो कहते हैं ना, अपनों से चोट अपनों को ज्यादा लगती है, तो वही कंडीशन शायद लिट्टे की भी थी, क्योंकि लिट्टे LTT लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम, जो कि तमिल उग्रवादी संगठन था, शायद उसने राजीव गांधी जी से उम्मीद की थी कि हमारे श्री राजीव गांधी हमारे देश के हम लोगों का सपोर्ट करेंगे, लेकिन उधर शायद श्री राजीव गांधी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और शायद उन्होंने श्रीलंका को सरकार को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इसीलिए जो है तमिल जो है ये संगठन लिट्टे प्रभाकरन ज़्यादा ही नाराज हो गया। हमें लग रहा है संभवतः यही कारण था श्री राजीव गांधी जी की हत्या का, जिनमें जो है मानव बम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वर्तमान समय में दोनों देशों के संबंध सामान्य ही बने हुए हैं। लिट्टे से संगठन भी कमजोर एवं मितप्राय हो गया है। ठीक है, तो मित्रों, अगला जो है ये तो पड़ोसी राष्ट्र हो गए हमारे, जिनसे भारत को कुछ खतरे थे। अगला जो है अंतरराष्ट्रीय। मित्रों, ये चैप्टर भी लंबा हो रहा है, हमें लगता है इसको यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। रुकिए, हम देख लेते हैं। मित्रों, बाहरी खतरे से खतरों में ये खतरे हैं, बाकी अन्य संगठन जो हैं वो सामान्य बाहरी खतरे हैं, उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।